हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इन माय चैनल गोटेक प्लस। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाया था अकरेंस ऑफ द मेटल्स, आज मैं इस लेक्चर में लेकर आया हूँ विद द न्यू चैप्टर। फोर्थ चैप्टर है 10th क्लास का, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ओके, लेट्स स्टार्ट टुडे, रिप्रेजेंटेड बाय गोटेक प्लस। कार्बन, इट इज़ अ नॉन मेटल। एक्चुअली कार्बन जो है वो नॉन मेटल होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। द अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट एंड एटमॉस्फेयर इज़ वेरी स्मॉल। एक्चुअली जो कार्बन है ना अर्थ क्रस्ट पे, वो बहुत कम प्रेजेंट है, बहुत ही कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है। ऑल लिविंग थिंग्स, plants and animals are made up of carbon based compounds which are called organic compounds। एक्चुअली यहाँ मिस्टेक हो गई है, यहाँ ये ऑर्गेनिक कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा यहाँ। ओके, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं जैसे कि प्लांट हो गया, एनिमल्स हो गया, ये सभी के भी जो है कि कार्बन बेस पे, कार्बन के कंपाउंड्स पे डिपेंड करते हैं। ये सभी के सभी कार्बन के कंपाउंड्स पे डिपेंड करते हैं। उन कार्बन्स को कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एक्चुअली जितने भी लिविंग थिंग है ना, जैसे कि हम हो गए या फिर ये भी हो गया, तो ये सब जो है कि कार्बन के कंपाउंड्स पे डिपेंड है। ऐसे वो कार्बन, जिन कार्बन को बोला जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अ लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स विच वी यूज़, एक्चुअली यहाँ वी यूज़ होगा, विच वी यूज़ इन आर डेली लाइफ आर मेड अप। एक्चुअली यहाँ मेड अप होगा, सॉरी मिस्टेक हो गया, आर मेड अप ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। एक्चुअली जितने भी लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स हैं जो भी हम यूज़ करते हैं इन आर डेली लाइफ, वो एक्चुअली बने हुए हैं कार्बन कंपाउंड से। ओके, कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। कार्बन जो है हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, ना कि आयनिक बॉन्ड। ओके, कार्बन इज टेट्रावेलेंट। कार्बन जो है टेट्रावेलेंट है। टेट्रावेलेंट का मतलब इट कंटेन 4 वैलेंसी। सेल्फ कॉम्बिनेशन, एक्चुअली कार्बन की ही एक ऐसी यूनिक प्रॉपर्टी है जो कि और किसी एलिमेंट की नहीं है। एक्चुअली कार्बन क्या है, खुद आपस में जुड़ के, एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम से, दूसरा कार्बन एटम तीसरे से, तीसरा चौथे से, चौथा पाँचवें से, पाँचवा छठवें से, ऐसी लंबी से लंबी चेन बना सकता है, जिसे बोलते हैं सेल्फ कॉम्बिनेशन। ओके, कार्बन हैव अ टेंडेंसी टू मेक अ चेन, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सेल्फ कॉम्बिनेशन। वो आपस में एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम से आपस में जुड़ सकता है। ओनली ये कार्बन की ही प्रॉपर्टी, किसी और की प्रॉपर्टी नहीं है। अकरेंस ऑफ कार्बन, कार्बन कहाँ पाया जाता है? कार्बन अकर्स इन नेचर इन फ्री स्टेट एज वेल एज इन द कंबाइंड स्टेट। एक्चुअली नेचर में कार्बन फ्री स्टेट में भी पाया जाता है और कंबाइंड स्टेट में भी पाया जाता है। इन फ्री स्टेट कार्बन अकर इन नेचर मेनली इन 2 फॉर्म। जो कार्बन जो है ना वो फ्री स्टेट में पाया जाता है, कार्बन जो है फ्री स्टेट में पाया जाता है, वो एक्चुअली दो मेन फॉर्म में पाया जाता है। वो एक तो डायमंड और ग्रेफाइट, इन 2 फॉर्म में पाया जाता है। फ्री स्टेट में यदि पाया जाता है कार्बन तो इन 2 फॉर्म में पाया जाता है। और अनदर नेचुरली अकरिंग फॉर्म ऑफ कार्बन कॉल्ड बकमिंस्टर फुलरेन हैज़ बीन डिस्कवर्ड रिसेंटली। एक्चुअली कार्बन की एक और नई फॉर्म खोज रखी है, अभी खोजी है रिसेंटली में, जिसका नाम है बकमिंस्टर फुलरेन। ओके, ये भी पाया जाता है इन द कंबाइंड स्टेट। और जो कंबाइंड स्टेट में पाए जाने वाले जो कार्बन है, वो है कार्बन अकर इन नेचर इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट्स, फॉसिल फ्यूल्स एट्सेट्रा। कार्बन इन फॉर्म में भी पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में पाया जाता है, कार्बोनेट्स की फॉर्म में पाया जाता है, फॉसिल फ्यूल्स की फॉर्म में पाया जाता है, और भी फॉर्म में पाया जाता है। बट ये फ्री स्टेट नहीं है, ये कंबाइंड स्टेट है। ओके, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, एक्चुअली कार्बन के मेनली 3 एलोट्रोप्स है। कार्बन फॉर्म 3 एलोट्रोप्स, वो है डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिंस्टर फुलरेन। ओके, ये तीन एलोट्रोप्स हैं कार्बन के, ध्यान रखना, डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिंस्टर फुलरेन। डायमंड एंड ग्रेफाइट, एक्चुअली डायमंड एंड ग्रेफाइट क्या होते हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं वो समझ लेते हैं। डायमंड इज अ कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस हैविंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रिलियंस। एक्चुअली जो डायमंड होता है ना, वो एक कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होता है, उसके आर पार देखा जा सकता है, और उसके पास एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस, एक इतना हार्ड होता है ना, बहुत हार्ड होता है। इट इज़ क्वाइट हैवी, बहुत हैवी होता है। डायमंड इज़ एक्सट्रीमली हार्ड, अभी मैंने बताया था। डायमंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एक्चुअली डायमंड जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। डायमंड बर्न्स ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। यदि डायमंड को स्ट्रॉन्ग हीट किया जाए
कार्बन को यदि स्ट्रॉन्ग हीट किया जाए तो वह कार्बन डाइऑक्साइड ही बनाएगा। ओके, जिससे कि हमें ये मालूम पड़ता है कि जो डायमंड है ना, उसके अंदर कार्बन के अलावा कुछ और भी प्रेजेंट नहीं है, जिससे कि हमें ये पता पड़ जाती है कि वो कार्बन की एक प्योर फॉर्म होती है, वो एक कार्बन का एलोट्रॉप फॉर्म होती है। ओके, ग्रेफाइट ग्रेफाइट इज़ अ ग्रेस ब्लैक ओपेक्यू सब्सटेंस। एक्चुअली ग्रेफाइट जो है एक ग्रेस ब्लैक, उसका कलर जो ग्रेफाइट का ग्रेस ब्लैक का कलर होता है। ओके, कुछ काला सा कुछ ग्रे टाइप का। ओके, वो एक ओपेक सब्सटेंस है। ओपेक सब्सटेंस मतलब कैसा, कि ऐसे सब्सटेंस जो कि लेयर से बनते हो वो। ग्रेफाइट इज लाइटर देन डायमंड। एक्चुअली जो ग्रेफाइट है वो डायमंड से हल्का होता है। ग्रेफाइट इज सॉफ्ट एंड स्लिपरी टू टच। ग्रेफाइट जो है सॉफ्ट होता है और स्लिपरी भी होता है, चिकना टाइप का होता है टच करने पर। ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, बट डायमंड नहीं करता है। ग्रेफाइट बर्न ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। जब ग्रेफाइट को भी स्ट्रॉन्ग हीट किया जाता है तो भी वह कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जिससे कि हमें ये मालूम पड़ती है कि ग्रेफाइट के भी अंदर कार्बन के अलावा कुछ और भी नहीं है। ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। A diamond crystal is a giant molecule of carbon atoms. Each carbon atom in the diamond crystal is linked to 4 other carbon atom by strong covalent bond. Actually जो डायमंड के अंदर एक कार्बन एटम 4 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ होता है, एक कार्बन एटम 4 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ होता है। सेम 4 कार्बन एटम जो होते हैं वो हर 4 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ होता है, वो भी कोवलेंट बॉन्ड से, वो भी कोवलेंट बॉन्ड से। ठीक है। द रिजाइड स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड मेक्स इट अ वेरी हार्ड सब्सटेंस। एक्चुअली उसका रिजाइड स्ट्रक्चर होने की वजह से डायमंड को हार्ड बनाता है बहुत ज़्यादा। स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट। द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ डायमंड। जो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है वो डायमंड के स्ट्रक्चर के मुकाबले काफ़ी अलग होता है। अ ग्रेफाइट क्रिस्टल कंसिस्ट ऑफ लेयर्स ऑफ कार्बन एटम और सीड्स ऑफ कार्बन एटम। एक्चुअली जो ग्रेफाइट होता है वो कार्बन एटम की लेयर या फिर सीड कंसिस्ट करता है। ईच कार्बन एटम इन अ ग्रेफाइट लेयर इज जॉइंड टू 3 अदर कार्बन एटम बाय स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड टू फॉर्म फ्लैट हेक्सागोनल रिंग। जो ग्रेफाइट के अंदर जो कार्बन होता है ना, एक कार्बन एटम हर 3 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है। तो जिसके कारण जो है कि वह एक फ्लैट हेक्सागोनल रिंग बना लेता है, फ्लैट हेक्सागोनल रिंग बना लेता है, जिसे कि लेयर बोला जाता है। ओके, जो कि वो जो कार्बन एटम की लेयर बन जाती है। ड्यू टू द सीट लाइक स्ट्रक्चर ग्रेफाइट इज अ कंपैरेटिवली सॉफ्ट सब्सटेंस। एक्चुअली उसका जो सीट लाइक स्ट्रक्चर होने के कारण वह सॉफ्ट होता है। ठीक है, सॉफ्ट सब्सटेंस होता है। यूजेस ऑफ डायमंड। डायमंड के यूजेस क्या हैं? एक्चुअली डायमंड्स आर यूज्ड इन कटिंग इंस्ट्रूमेंट्स लाइक ग्लास कटर्स एट्सेट्रा। एक्चुअली जो डायमंड होता है ना, वो एक इंस्ट्रूमेंट्स को कट करने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि ग्लास कटर ऐसे यूज़ होता है वो। डायमंड्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी। जो डायमंड होता है वह उसे ज्वेलरी बनाने के लिए भी यूज़ होता है। डायमंड्स कैन बी मेड आर्टिफिशियली बाय सब्जेक्टिंग प्योर कार्बन टू वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। एक्चुअली कार्बन जो डायमंड है ना, उसे आप आर्टिफिशियली भी बना सकते हो, बट कैसे? जो प्योर कार्बन होता है उसे आप हैवी टेम्परेचर और हैवी प्रेशर के अंडर में रखो तो वह भी डायमंड में चेंज हो जाएगा। अभी है यूजेस ऑफ ग्रेफाइट। Powdered graphite is used as a lubricant for the fast moving parts of machinery. Actually, जो ग्रेफाइट्स होते हैं ना, ग्रेफाइट को जो है कि एज अ लुब्रिकेंट यूज़ किया जाता है फॉर मूविंग पार्ट्स ऑफ द मशीनरी। जो मशीनरी जो पार्ट्स होते हैं ना वो अच्छे से मूव कर सके, जिससे कि वह ग्रेफाइट को लुब्रिकेंट की तरह यूज़ किया जाता है। ऑयल वगैरह ये होता है ना, ये ग्रेफाइट ही होता है। ग्रेफाइट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग कार्बन इलेक्ट्रोड्स और ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स इन अ ड्राई सेल एंड इलेक्ट्रिक एक्रेज। एक्चुअली जो ग्रेफाइट होता है ना, उसे ग्रेफाइट को कार्बन इलेक्ट्रोड या फिर ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड बनाने के लिए यूज़ होता है। किसके अंदर? ड्राई सेल के अंदर। ओके, ग्रेफाइट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग ग्रेफाइट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग द कोर्स ऑफ आर पेंसिल्स कॉल्ड पेंसिल लीड्स एंड ब्लैक पेंट्स। ब्लैक पेंट बनाने के लिए, और जो पेंसिल की नॉक होती है ना, जिसे कोर बोलते हैं, कोर ऑफ पेंसिल्स, ठीक है, उसे बनाने के लिए भी ग्रेफाइट का यूज़ होता है। अब आता है बकमिंस्टर फुलरेन।
Buckminster fullerene is an allotrope of carbon contain clusters of 60 carbon atoms joined together to form spherical molecule. एक्चुअली बकमिस्टर फुलरेन एक्चुअली उसका जो शेप होता है ना वो स्पैरिकल मॉलिक्यूल बना लेता है, स्पैरिकल शेप होता है उसका, जैसा कि फुटबॉल वगैरह होती है ना उसकी स्पैरिकल शेप होती है, सेम ऐसे ही बकमिस्टर फुलरेन ऐसे भी होता है, जो कि 60 कार्बन एटम होते हैं उसके अंदर, ठीक है, जो कि आपस में जुड़े हुए होते हैं वो। बकमिस्टर फुलरेन एज अ डार्क सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। एक्चुअली जो बकमिस्टर फुलरेन है ना वो रूम टेम्परेचर पे डार्क सॉलिड होता है। बकमिस्टर फुलरेन इज नाइदर वेरी हार्ड नॉर सॉफ्ट। एक्चुअली जो बल्कमिस्टर फुलरेन है ना वो ना तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट है। इसका मतलब ये है कि डायमंड और ग्रेफाइट का दोनों का ये मिक्सचर है। अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ओके, द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सिंपल सी बात है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब यही है कि जो कार्बन के कंपाउंड्स हैं उन्हें कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड्स आर कोवलेंट कंपाउंड्स हैविंग लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। जो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं वो क्या है, कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं। कार्बन कंपाउंड्स आर ऑल्सो नोन एज कोवलेंट कंपाउंड्स, ठीक है, जिनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी लो होता है, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अकर इन ऑल लिविंग थिंग्स लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो जितनी भी सारे के सारे लिविंग थिंग्स हैं ना उनमें पाया जाता है, जैसे कि प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, इनमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं। थर्ड, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट्स, हाइड्रोजनेट, ये यहाँ मिस्टेक हो गया, हाइड्रोजनेट, ओके, कार्बाइड्स आर ऑल्सो कार्बन कंपाउंड्स बट दे आर नॉट कंसिडर्ड टू बी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एक्चुअली ये भी जितने कंपाउंड है ना ये ऑक्साइड हैं, ये कार्बन के क्या है, ये कार्बन के ऑक्साइड है सभी। जब मोनोऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बोनेट हो गया, ये सब हो गए, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं है। हालांकि ये कार्बन के कंपाउंड हैं बट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं है, ठीक है। The study of carbon compounds such as hydrocarbon and their derivatives is called organic chemistry। यहाँ ये called होगा, ओके। जो कार्बन से बने हुए जितने भी कंपाउंड हैं, कार्बन के कंपाउंड जो हैं, जैसे कि हाइड्रोकार्बन हो गया, डेरिवेटिव हो गई, और उनके हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव हो गए, इनकी स्टडी को बोला जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ओके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अभी है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कौन कौन से टाइप के होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? हाइड्रोकार्बन हो गया, हेलोअल्केन हो गया, अल्कोहल्स हो गया, एल्डिहाइड हो गए, कीटोन हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, या फिर ऑर्गेनिक एसिड हो गया। ये सभी के सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ओके। हाइड्रोकार्बन स्टार्ट करते हैं। अ कंपाउंड मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन ऐसे होते हैं, ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि ओनली हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बने हुए होते हैं। अब टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन कौन कौन से टाइप के होते हैं? एक्चुअली हाइड्रोकार्बन जो है दो टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। वहीं सैचुरेटेड की बात करें तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है ओनली एल्केन, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं एल्कीन एंड एल्काइन, ओके। यहाँ मैंने बता दिया पहले ही आपको। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है? अ हाइड्रोकार्बन इन विच द कार्बन एटम आर कनेक्टेड बाय ओनली सिंगल बॉन्ड इज कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एक्चुअली सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिनके अंदर एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम से जुड़ा हुआ होता है विद द सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है, उसे बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जो कि ओनली एल्केन ही होते हैं, ठीक है। द जनरल फार्मूला ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एल्केन इज CnH2n+2। एक्चुअली सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जो जनरल फार्मूला होता है, या फिर कह सकते हैं एल्केन का सैचुरेटेड फार्मूला होता है, वो ये होता है CnH2n+2। अब यहाँ आप कितने कार्बन का सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाना चाहते हो या फिर एल्केन बनाना चाहते हो, कितने कार्बन का, वो आप रखोगे n की जगह पे। जैसे कि आप जो है 2 कार्बन का एल्केन बनाना चाह रहे हो तो n की जगह पे रखो 2, ठीक है। n मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम, वेयर n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द एल्केन। इज दैट क्लियर? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक्चुअली सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन तो ओनली वन टाइप का होता है, वो भी एल्केन, बट अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज ऑफ 2 टाइप।
वो है एल्कीन और एल्काइन। अब ये समझना कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता क्या। एक्चुअली अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर जो कार्बन एटम्स होते हैं वो डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, उन्हें कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एल्कीन की बात करते हैं। एल्कीन जो है, यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गया, यहाँ एल्कीन होगा ना कि एल्केन। ओके, यहाँ एल्कीन होगा। एल्कीन जो है एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है जिसके अंदर जो है कि एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम से विद द डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, जो जनरल फार्मूला होता है एल्कीन का वो होता है CnH2n। एन की जगह पे नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। जैसे कि इथीन हो गया, प्रोपीन हो गया, ब्यूटीन हो गया, और भी होते हैं एट्सेट्रा। ये क्या है, ये एल्कीन के एग्जाम्पल हैं, एल्कीन। अब ये एल्काइंस, unsaturated hydrocarbon in which the two carbon atoms are connected by a triple bond is called an alkane। एल्केन क्या होते हैं, सॉरी यहाँ एल्काइन होगा ना कि एल्केन। ओके, मिस्टेक हो गया, यहाँ एल्काइन होगा। एल्काइन क्या होता है, एल्काइन वो होते हैं जो कार्बन एटम जो है ना वो दूसरे कार्बन एटम से विद द ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है। ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है वन कार्बन टू अनदर कार्बन। ठीक है, उन्हें बोलते हैं एल्काइंस। जैसे कि इथाइन हो गया, तो इथाइन में क्या है कि एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम से जुड़ा हुआ होता है विद द ट्रिपल बॉन्ड। प्रोपाइन हो गया, ब्यूटाइन हो गया, और भी होते हैं एट्सेट्रा। अब ये यहाँ एल्काइल ग्रुप, अब ये नया है थोड़ा, ये थोड़ा नया है एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप क्या है समझना अच्छे से ज़रा। द ग्रुप फॉर्म्ड बाय रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एन एल्केन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एन एल्काइल ग्रुप। ठीक है, एल्काइल ग्रुप होता है यदि आप एल्केन में से एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव करवा दो किसी के भी द्वारा, किसी दूसरे ग्रुप के द्वारा एल्केन में से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है, देन दैट इज कॉल्ड एल्काइल ग्रुप। जो कि हो गए इथाइल हो गया, मिथाइल हो गया, प्रोपाइल हो गया, ब्यूटाइल हो गया, और भी होते हैं एट्सेट्रा। ठीक है, अब ये है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। अब साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, अभी तक हमने पढ़ा वो सारे के सारे ओपन चेन वाले थे, यहाँ ये क्लोज चेन वाले हैं, जिसे आप साइक्लिक हाइड्रोकार्बन भी बोल सकते हो। देयर आर सम अदर हाइड्रोकार्बन इन विच द कार्बन एटम आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग, सच हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। जैसे कुछ हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जो कि रिंग की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, रिंग की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, उन्हें कहते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ओके, द साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में बी सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। एक्चुअली जो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन होते हैं वो सैचुरेटेड भी हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। जैसे कि असैचुरेटेड साइक्लोहाइड्रोकार्बन इज अ साइक्लोहेक्सेन। जो साइक्लोहेक्सेन जो है ना, साइक्लोहेक्सेन एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। यदि बात करें बेंजीन की तो वो है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब यहाँ साइक्लोहेक्सेन सैचुरेटेड क्यों, क्योंकि एक कार्बन दूसरा कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, जिसके कारण वह सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, और यदि हम बात करें बेंजीन की तो वहाँ बेंजीन के अंदर डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है और सिंगल बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, या ये कह सकते हैं उसके अंदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, रेजोनेंस इफेक्ट होता है उसके अंदर। अभी है आइसोमर्स। आइसोमर्स क्या होते हैं, ये थोड़ा नया टॉपिक है। आइसोमर्स समझो, द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर आर नोन एज आइसोमर्स। एक्चुअली ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। उनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है सेम होता है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, उन्हें कहते हैं आइसोमर्स। आइसोमरिज्म इज पॉसिबल ओनली विद हाइड्रोकार्बन हैविंग 4 और मोर कार्बन एटम। एक्चुअली आइसोमरिज्म तभी पॉसिबल हो सकता है या तो एक स्ट्रक्चर के अंदर, या कह सकते हैं एक मॉलिक्यूलर फार्मूला के अंदर 4 या फिर 4 से ज़्यादा कार्बन एटम पाए जाते हैं। ठीक है, तभी जाके वो आइसोमर बन सकता है। नो आइसोमरिज्म इज पॉसिबल इन मीथेन, ईथेन, प्रोपेन बिकॉज दे कंटेन ओनली 1, 2 और 3 कार्बन एटम। एक्चुअली मीथेन, ईथेन और प्रोपेन का आइसोमरिज्म नहीं बन सकता है क्योंकि वो कम कार्बन कंटेन करते हैं। क्योंकि मैंने अभी बताया 4 से कार्बन एटम वालों के नीचे का कोई भी आइसोमरिज्म नहीं बनेगा।
4 या फिर 4 से ऊपर वालों का आइसोमरिज्म बन सकता है। अब ये होमोलॉगस सीरीज, अब ये होमोलॉगस सीरीज क्या है? A homologous series is a group of organic compounds having similar structure and similar chemical properties in which the successive compounds differ by CH2 group. Actually, homologous series ऐसी सीरीज होती है जिसके अंदर जितने भी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ग्रुप है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो ग्रुप है ना, उनके पास सिमिलर स्ट्रक्चर होता है और सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन उन्हें अलग किया जाता है CH2 ग्रुप के द्वारा। उन्हें अलग किया जाता है CH2 ग्रुप के द्वारा। जैसे कि होमोलॉगस सीरीज ऑफ एल्केन, एल्केन की भी होती है, जैसे कि मीथेन हो गया, इथेन हो गया, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन एट्सेट्रा। ये एल्केन की होमोलॉगस सीरीज है जिसे अलग किया जाता है CH2 के माध्यम से। अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज। अब होमोलॉगस सीरीज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो समझ लो जरा। All the members of homologous series can be represented by same general formula. एक्चुअली जितने भी मेंबर हैं होमोलॉगस सीरीज का, उसे रिप्रेजेंट किया जाता है उसके सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला से या सेम जनरल फार्मूला से। सॉरी, एक होमोलॉगस सीरीज को अलग किया जा सकता है या रिप्रेजेंट किया जा सकता है उसके सेम जनरल फार्मूला से, ठीक है। सेकंड, any two adjacent homologous differs by one carbon atom and two hydrogen atom in their molecular formula. एक्चुअली दो एडजेसेंट होमोलॉगस जो होते हैं उन्हें डिफर किया जाता है 1 कार्बन या फिर 2 हाइड्रोजन एटम से। एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन कार्बन एटम से उन्हें अलग किया जाता है उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला के द्वारा, ठीक है। द डिफरेंस इन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी टू एडजेसेंट होमोलॉगस इज 14 यूनिट। एक्चुअली जो डिफरेंस होता है मॉलिक्यूलर मास का किसी भी दो एडजेसेंट का, किसी भी दो एडजेसेंट का जो डिफरेंस होता है मॉलिक्यूलर मास में, वो होता है उसका 14 यूनिट। ओके, ऑल द कंपाउंड्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। जितने भी कंपाउंड्स हैं होमोलॉगस सीरीज के, जितने भी कंपाउंड्स हैं होमोलॉगस सीरीज के, वो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं। The members of homologous series show a gradual change in their physical properties with increase in molecular mass. एक्चुअली जो होमोलॉगस सीरीज के जो मेंबर होते हैं वो एक ग्रेजुअल चेंज दिखाते हैं। ग्रेजुअल चेंज का मतलब बहुत धीरे धीरे चेंज दिखाते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में, जैसे कि उनका मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है, ठीक है। अब ये होमोलॉगस सीरीज ऑफ एल्कीन मैंने अभी समझाया था, इथीन हो गया, एक्चुअली यहाँ होगा एल्कीन, ठीक है। एल्कीन का तो हो गया, यहाँ होगा एल्कीन, ठीक है। जैसे कि होमोलॉगस सीरीज हो गई एल्कीन की, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन एट्सेट्रा। हेक्सीन हो गया, ये क्या है, ये होमोलॉगस सीरीज है एल्कीन क्या। होमोलॉगस सीरीज ऑफ एल्काइन का ये हो गया एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन एट्सेट्रा। ये एल्काइन की होमोलॉगस सीरीज है। अब ये फंक्शनल ग्रुप, अब ये फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप का कहने का मतलब ये है कि ये ऐसे ग्रुप हैं जो कि किसी भी कंपाउंड को अपने अकॉर्डिंग हैंडल करते हों, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप क्या है? किन्हीं भी कंपाउंड्स को अपने अकॉर्डिंग हैंडल करते हो या कंट्रोल करते हैं, उन्हें कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच मेक्स अ कार्बन कंपाउंड रिएक्टिव एंड डिसाइड्स इट्स प्रॉपर्टी इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। वही बताया था अभी मैंने। जैसे कि हो गया हेलो ग्रुप। हेलो ग्रुप क्या है? ये एक फंक्शनल ग्रुप है। एल्कोहल ग्रुप हो गया, एल्डिहाइड ग्रुप हो गया, कीटोन ग्रुप हो गया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया और एल्कीन ग्रुप हो गया, एल्काइन ग्रुप हो गया। ये क्या है? ये सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप हैं, ठीक है। अभी आती है बात हेलो एल्केन्स। When one hydrogen atom of an alkane is replaced by a halogen atom, we get haloalkane. इसे आप एल्काइल हैलाइड भी बोलते हो, ठीक है। यदि आप एल्केन में से एक हाइड्रोजन हैलोजन के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाए, यदि एल्केन में से एक हाइड्रोजन, एक या दो हाइड्रोजन हैलोजन ग्रुप के द्वारा, हेलो ग्रुप के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाए, वो बनेगा हेलो एल्केन, ठीक है। हेलो एल्केन को आप एल्काइल हैलाइड भी बोलते हो, जिसका जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है RX। उसे RX के द्वारा डिनोट किया जाता है। जैसे कि हो गया क्लोरोमीथेन हो गया,
क्लोरोइथेन हो गया, ब्रोमोब्यूटेन हो गया एट्सेट्रा, ये क्या है, ये सारे के सारे हेलोएल्केन हैं। ठीक है, हेलोएल्केन जो हेलो ग्रुप होता है ना, हेलो ग्रुप के अंदर आता है ग्रुप 17, हेलो ग्रुप के अंदर आता है ग्रुप 17। ठीक है, ग्रुप 17 के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे हेलो ग्रुप जाने जाते हैं। ठीक है, कोल एंड पेट्रोलियम, कोल एंड पेट्रोलियम क्या होता है समझते हैं ज़रा। व्हेन अ फ्यूल इज़ बर्न्ड द एनर्जी इज़ रिलीज्ड, जब फ्यूल को बर्न किया जाता है, जलाया जाता है, तब एनर्जी क्या है, रिलीज होती है, मेनली एज अ हीट, हीट की फॉर्म में। मोस्ट ऑफ द फील्ड विच वी यूज टुडे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। एक्चुअली कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर नोन एज फॉसिल फ्यूल्स। जो वो कोल हो गया, कोल और पेट्रोलियम हो गया और नेचुरल गैसेस हो गई, इनको हम क्या है, फॉसिल फ्यूल्स के नाम से जानते हैं। आप जानते हो ऑलरेडी। ओके, coal is a complex mixture of compounds of carbon, hydrogen and oxygen and some free carbon। एक्चुअली कोल जो है एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है कार्बन के कंपाउंड्स का, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया और सम फ्री कार्बन एटम होता है। ठीक है, स्मॉल अमाउंट्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर कंपाउंड्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन कोल। कोल के अंदर जो है नाइट्रोजन और सल्फर, इनके छोटा कुछ अमाउंट इनका भी पाया जाता है, नाइट्रोजन का और सल्फर के, इनके कंपाउंड्स का भी कुछ अमाउंट पाया जाता है। किसके अंदर, कोल के अंदर। ठीक है, हाउ कोल वॉज फॉर्म्ड, एक्चुअली कोल एक्चुअली बना कैसे, कोल बना कैसे। कोल वॉज फॉर्म्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ लार्ज लैंड प्लांट्स एंड ट्रीज ब्यूरिड अंडर द अर्थ मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। एक्चुअली आपको मालूम ही है, जब लाखों साल पहले जो है कि जो पेड़ पौधे जो थे ना, जो पत्थर वगैरह जो थे, एक्चुअली वो भूकंप या किसी के कारण कोई कोई घटना हो गई होगी, उसके कारण जो है कि वो सारे के सारे धरती के नीचे दब गए। वो लाखों साल दबे रहे तो दबने के कारण क्या है कि वो एक कोल में चेंज हो गए, क्योंकि वहाँ एक तो हाई टेम्परेचर के साथ साथ हाई प्रेशर भी होता है इस दैट के लिए, जिसके कारण कोल बना। ठीक है, द क्रूड ऑयल पेट्रोलियम इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ सेवरल सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसियस हाइड्रोकार्बन्स मिक्स्ड विद वाटर, सॉल्ट एंड अर्थ पार्टिकल्स। जो क्रूड ऑयल पेट्रोलियम होता है वो मिक्सचर होता है, जैसे कुछ सॉलिड्स का, कुछ लिक्विड्स का और गैसियस का। ठीक है, गैसियस हाइड्रोकार्बन्स का। इनको क्या है कि वाटर, सॉल्ट के साथ मिला दिया जाता है और अर्थ पार्टिकल के भी साथ मिला दिया जाता है। हाउ पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड, पेट्रोलियम एक्चुअली कैसे बना। पेट्रोलियम ऑयल were formed by the decomposition of the remains of the extremely small plants and animals buried under the sea millions of the years ago। जो सी के अंदर, समुद्र के अंदर दबे कुचले जो है कि बहुत एनिमल और प्लांट्स वगैरह ये दबे हुए थे बहुत सालों साल पहले, उनका डिकम्पोज होना, वो जैसे ही डिकम्पोज हुए तब जाके वो पेट्रोल बना। ठीक है, पेट्रोलियम बना। व्हेन कोल एंड पेट्रोलियम लाइक पेट्रोल एंड डीजल्स आर बर्न्ट दे लीड टू, एक्चुअली यहाँ लीड होगा। ठीक, दे लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, यहाँ ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर विच गो इन एयर। दीज ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर आर मेजर पॉल्यूटेंट्स इन एयर। ठीक है, समझ में आया। वाई डू सब्सटेंसेस बर्न विद अ फ्लेम और विदाउट अ फ्लेम। एक्चुअली ऐसे सब्सटेंस, कुछ ऐसे भी सब्सटेंस होते हैं जो कि वो कुछ तो फ्लेम के थ्रू जलते हैं और कुछ फ्लेम बिना फ्लेम के जलते हैं। ठीक है, ऑल द गैसियस फ्यूल्स बर्न विद फ्लेम, जितने भी गैसियस फ्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, फ्लेम के थ्रू जलते हैं। ठीक है, फ्लेम के साथ जलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी सॉलिड्स हैं और लिक्विड्स हैं जो कि लिक्विड, कुछ ऐसे सॉलिड या लिक्विड फ्यूल्स हैं जो कि वो वेपोराइज होते हैं हीट करने पर। ओके, वो वेपोराइज होते हैं हीट करने पर विद फ्लेम, फ्लेम के साथ। ओके, फ्लेम्स आर ऑफ टू टाइप, फ्लेम्स एक्चुअली दो टाइप के होते हैं, ब्लू एंड येलो, ब्लू और येलो, इन दो टाइप की फ्लेम होती है। व्हेन द ऑक्सीजन सप्लाई इज सफिशिएंट देन द फ्यूल्स बर्न कंप्लीटली प्रोड्यूसिंग अ ब्लू फ्लेम। यदि ऑक्सीजन की सप्लाई सफिशिएंट हो जाए, यदि ऑक्सीजन की सप्लाई सफिशिएंट हो जाए तब जाके क्या है, ब्लू कलर की फ्लेम जलती है। ठीक है, सफिशिएंट मतलब कि क्या, कि ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में हो जाए तब जाके ब्लू कलर की फ्लेम में चलती है। यदि व्हेन ऑक्सीजन सप्लाई इज इनसफिशिएंट देन फ्यूल्स बर्न इनकम्प्लीटली प्रोड्यूसिंग मेनली अ येलो फ्लेम।
यदि ऑक्सीजन की सप्लाई हो जाए कम, तब जाके जो है वह येलो फ्लेम देती है। ठीक है। दो सॉलिड्स एंड लिक्विड्स फ्यूल्स विच डू नॉट वेपोराइज ऑन हीटिंग बर्न विदाउट प्रोड्यूसिंग अ फ्लेम। ऐसे भी कुछ फ्यूल्स होते हैं जो कि वो वेपोराइज नहीं होते हीट करने पर या जलाने पर, वो बिना फ्लेम के जलते हैं वो। ठीक है, वो विदाउट फ्लेम के जलते हैं। नेक्स्ट अब है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। ओके, कंबसन और बर्निंग। एक्चुअली कंबसन और बर्निंग दोनों एक ही प्रोसेस है। ठीक है। कंबसन मतलब एक्चुअली ये होता है बर्निंग ऑफ अ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस को जलाने को ही कंबसन बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ अ कार्बन कंपाउंड्स इन एयर टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर हीट एंड लाइट इज नोन एज कंबसन। ठीक है। कंबसन एक ऐसी प्रोसेस है कार्बन कंपाउंड्स को जलाने की एयर की प्रेजेंस में, जो कि वह कार्बन डाइऑक्साइड देता है, वाटर देता है, हीट और लाइट देती है। उस रिएक्शन को कहते हैं कंबसन। ओके, एल्केन्स बर्न इन एयर टू प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ हीट ड्यू टू विच एल्केन्स आर एक्सीलेंट फ्यूल्स। एक्चुअली जो एल्केन्स जो है, एल्केन को जलाने पर एयर की प्रेजेंस में वो बहुत सारी हीट प्रोड्यूस करते हैं, जो कि जो है एल्केन्स एक एक्सीलेंट फ्यूल्स होते हैं, बहुत अच्छे फ्यूल्स होते हैं एल्केन्स। द गैस स्टोव यूज्ड इन आवर होम हैव tiny holes for air so that sufficient oxygen of air is available for the complete burning of fuels to produce a smokeless blue flame। एक्चुअली हमारे घर में जो है कि स्टोव जो होता है उसके अंदर बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं। वो जो है कि हमारे घर में बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं उसके अंदर जो है कि ऑक्सीजन सफिशिएंट क्वांटिटी में प्रोड्यूस होती रहती है, जिसके कारण कंप्लीट बर्निंग होती है और वह ब्लू फ्लेम कलर की निकालती है, ब्लू कलर की फ्लेम प्रोड्यूस करती है, स्मोकलेस। ठीक है। द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बर्न्स इन एयर विद येलो सूटी फ्लेम प्रोड्यूसिंग ब्लैक स्मोक। जो अनसैचुरेटेड कार्बन होते हैं वो एक्चुअली एयर में बर्न होने के साथ साथ क्या करते हैं, वो येलो कलर की सूटी फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं और ब्लैक स्मोक, काला धुआं निकालते हैं। ठीक है। सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस। एक्चुअली सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस होते हैं, वो तो कंबसन हो गई रिएक्शन, ये सब्सटीट्यूशन रिएक्शन हो गई। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हाउएवर अंडरगो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। एक्चुअली जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं ना, वो सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस करते हैं। सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिनमें कि जो है कि एक एटम को किसी दूसरे के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है। ठीक है। किसी भी कंपाउंड में से एक एटम को रिप्लेस कर दिया जाता है किसी दूसरे के एटम के द्वारा। उस रिएक्शन को बोलते हैं सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। ओके, द रिएक्शन इन विच वन और मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ हाइड्रोकार्बन आर रिप्लेस्ड बाय सम अदर एटम्स लाइक क्लोरीन इज कॉल्ड अ सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। वही बताया था मैंने। अभी है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन नाम से ही पता पड़ रही है आपको। एक्चुअली एडिशन रिएक्शन का मतलब क्या है, ध्यान रखना हमेशा कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस होती हैं और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में एडिशन रिएक्शंस होती हैं। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आपको मालूम है कौन कौन से हैं, एल्कीन हो गया और एल्काइन हो गया, ये दोनों के दोनों अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं और एल्कीन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ठीक है। चलो पढ़ते हैं एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन आर अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अभी मैंने बताया था, वही बताया मैंने कि जो एडिशन रिएक्शंस हैं वो एक्चुअली बनी हुई है मेनली फॉर द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के लिए। हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स। ऑयल का हाइड्रोजनेशन करना एक एडिशन रिएक्शन है ये। जैसे कि वेजिटेबल ऑयल आर अनसैचुरेटेड फैट्स। जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं वो एक अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं जिनके बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है कार्बन के बीच में। ठीक है, दो कार्बन्स के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। व्हेन अ वेजिटेबल ऑयल इज हीटेड विद हाइड्रोजन। यदि वेजिटेबल ऑयल को हीट किया जाता है हाइड्रोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड निकल एज कैटलिस्ट। निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में वेजिटेबल ऑयल को हीट किया जाता है हाइड्रोजन के साथ। ठीक है। देन अ सैचुरेटेड फैट कॉल्ड वेजिटेबल घी बनता है, तब जाके सैचुरेटेड फैट बनता है जिसे बोलते हैं वेजिटेबल घी या फिर वनस्पति घी। ओके, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स। इस रिएक्शन को कहते हैं हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल। ओके, समझ में आया। नेक्स्ट है
वेजिटेबल ऑयल्स कंटेनिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर गुड फॉर आवर हेल्थ। एक्चुअली जो वेजिटेबल्स ऑयल्स होते हैं ना, वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कंटेन करते हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए सही रहते हैं। द सैचुरेटेड फैट्स लाइक वेजिटेबल घी ऑब्टेन्ड बाय द हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स आर नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। जो सैचुरेटेड फैट्स जो होते हैं, जो कि हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स की प्रोसेस से हमने निकाले थे ना, वो हमारी हेल्थ के लिए लाभदायक नहीं होते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स हैं जैसे कि इथेनॉल हो गया। ओके, द कॉमन नेम ऑफ इथेनॉल इज एथाइल अल्कोहल। इथेनॉल का जो कॉमन नेम है वह है इथाइल अल्कोहल। ठीक है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, इथेनॉल इज़ अ कलरलेस लिक्विड हैविंग अ प्लीजेंट स्मेल एंड अ बर्निंग टेस्ट। जो इथेनॉल होता है वो एक कलरलेस लिक्विड होता है जिसकी प्लीजेंट स्मेल होती है और उसका जो टेस्ट होता है बर्निंग, ऐसा लगता है कि जला हुआ टाइप का टेस्ट लगता है। इथेनॉल इज़ अ वॉलेटाइल लिक्विड हैविंग लो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 78 डिग्री सेल्सियस। जो इथेनॉल होता है वो एक वॉलेटाइल लिक्विड होता है। वॉलेटाइल लिक्विड का समझ लो मतलब क्या होता है। वॉलेटाइल का मतलब होता है कि यदि उसे ओपनली रख दिया जाता है तो वह एवेपोरेट हो जाता है, ठीक, उड़ जाता है वो, उन्हीं को बोलते हैं वॉलेटाइल लिक्विड्स। ठीक है, इथेनॉल जो है कि वॉलेटाइल लिक्विड होता है और उसका जो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वह है 78 डिग्री सेल्सियस, जो कि लो है। इट इज़ लाइटर देन वाटर। जो इथेनॉल होता है ना वो वाटर से हल्का है। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल, द combustion oxidation reaction with sodium metal, dehydrogenation reaction with ethanoic acid formation of water। ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं इथेनॉल की। कंबसन करता है, ऑक्सीडेशन होता है, रिएक्शन विद सोडियम मेटल, इथेनॉल की सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन होती है, इथेनॉल का डिहाइड्रेशन होता है और इसका इथेनोइक एसिड के भी साथ रिएक्शन होती है। इथेनॉल की इथेनोइक एसिड के साथ रिएक्शन करवाई जाती है जिसे हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। ठीक है, यूजेस ऑफ इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पेंट, लिकर्स, मेडिसिन्स, परफ्यूम्स एंड सोप्स एंड सिंथेटिक रबर। एक्चुअली जो इथाइल अल्कोहल है पेंट बनाने के लिए और लिकर वगैरह बनाने के लिए, मेडिसिन और परफ्यूम हो गया और सोप हो गया और सिंथेटिक रबर हो गया, इन सब चीज़ को बनाने के लिए इथेनॉल का यूज़ होता है। ठीक है, सेकेंड है इथेनॉल इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन कार्स अलोंग विद पेट्रोल। एक्चुअली इथेनॉल को एज अ फ्यूल की तरह भी यूज़ किया जाता है विद द पेट्रोल। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज फ्यूल इन द स्पिरिट लैम्प। एक्चुअली ये स्पिरिट लैम्प में भी यूज़ होता है, स्पिरिट लैम्प में भी यूज़ होता है ये। इथाइल अल्कोहल इज यूज्ड इन एल्कोहलिक ड्रिंक लाइक विस्की, वाइन, बियर एंड अदर लिकर्स। एक्चुअली इथाइल अल्कोहल को एल्कोहलिक ड्रिंक बनाने के लिए भी यूज़ होता है। ठीक है, किया जाता है, जैसे कि विस्की हो गया, वाइन हो गया, बियर हो गई और भी अलग अलग टाइप के लिकर्स होते हैं, उन्हें भी बनाने के लिए इथेनॉल का यूज़ होता है। अब ये समझ लो कि इनके जो जो अल्कोहलिक ड्रिंक्स होती हैं इनके अंदर इथेनॉल की क्वांटिटी कितनी से कितनी होती है। ठीक है, जैसे कि विस्की हो गई तो विस्की के अंदर जो है कि 35% होता है इथाइल अल्कोहल। ठीक है, वाइन के अंदर 10 to 20% होता है और बियर के अंदर होता है 6%। ओके, हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रिंकिंग अल्कोहल। एक्चुअली अल्कोहल को ड्रिंक करने के बहुत से बहुत से हार्मफुल इफ़ेक्ट हैं। ठीक है, अल्कोहल slows down the activity of the nervous system and brain, due to which the judgment of person is impaired and his reaction becomes slow। एक्चुअली कोई भी इंसान जब इथेनॉल लेता है या इथेनॉल नहीं अल्कोहल लेता है तो वो क्या कर देती है, अल्कोहल उस व्यक्ति के नर्वस सिस्टम को स्लो डाउन कर देती है। ठीक है, ब्रेन को कंट्रोल कर लेती है, ब्रेन जो है कि बहुत देर से काम करता है। ठीक है, और क्या है कि उसकी चाल और ढाल अलग अलग हो जाती है। वो क्या है कि वो अपनी बॉडी को कंट्रोल में नहीं रख पाता है बिल्कुल भी। ठीक है, ये अल्कोहल की कंडीशन की वजह से होता है। ठीक है, हैवी ड्रिंकिंग ऑफ अल्कोहल मेक्स अ पर्सन अल्कोहलिक, दिस मेक्स पर्सन फाइनेंशियली बैंकरप्ट। एक्चुअली यदि कोई भी व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा अल्कोहल लेगा तो क्या है कि वो उसे एक तो एडिक्टेड बना देगा, एडिक्टेड बनाने के साथ साथ क्या है उसे फाइनेंशियली
बैंकरप्ट भी बना देता है, ठीक है, दिवालिया निकल जाता है उसका। इथेनॉइक एसिड, अभी है इथेनॉइक एसिड। द कॉमन नेम ऑफ इथेनॉइक एसिड इज एसिटिक एसिड। एक्चुअली जो इथेनॉइक एसिड का कॉमन नेम है वो है एसिटिक एसिड। ओके, अ डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ इथेनॉइक एसिड इन वाटर इज कॉल्ड विनेगर। एक्चुअली इथेनॉइक एसिड को यदि वाटर के साथ मिलाया जाता है तो वो डाइल्यूट सोल्यूशन बोला जाता है, किसका? इथेनॉइक एसिड का, जिसका जो नाम होता है वो है विनेगर, उसे विनेगर बोलते हैं, ठीक है। विनेगर कंटेन अबाउट 5 to 8% एसिटिक एसिड। एक्चुअली जो विनेगर होता है ना, विनेगर के अंदर जो है कि 5 to 8% इथेनॉइक एसिड कंटेन होता है। विनेगर इज यूज्ड वाइडली एज अ प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स। एक्चुअली जो पिकल्स को बचाने के लिए, पिकल्स को सेव करने के लिए, वो ख़राब ना हो जाए, वो करोज उनमें करोज ना लग जाए, जो है कि इथेनॉइक एसिड का विनेगर का यूज़ होता है, ठीक है। पिकल्स वगैरह को सेव करने के लिए इथेनॉइक उसका विनेगर का यूज़ होता है। अब ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथेनॉइक एसिड। इथेनॉइक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है कुछ, वो है इथेनॉइक एसिड इज़ अ कलरलेस लिक्विड हैविंग अ सोर टेस्ट एंड स्मेल ऑफ विनेगर। जो इथेनॉइक एसिड होता है वो एक कलरलेस लिक्विड होता है जिसका एक खट्टा टाइप का टेस्ट होता है, सोर टेस्ट होता है, और स्मेल में विनेगर टाइप की स्मेल आती है उसमें से, ठीक है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉइक एसिड इज़ 118 डिग्री सेल्सियस। जो इथेनॉइक एसिड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 118 डिग्री सेल्सियस 118 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि वाटर के बॉइलिंग पॉइंट से भी ज़्यादा है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इथेनॉइक एसिड इज मिसेबल विद वाटर इन ऑल प्रोपोर्शंस। मिसेबल का मतलब और इमिसेबल का मतलब समझ लो जरा। मिसेबल का मतलब होता है कि ऐसे कंपाउंड्स या ऐसे लिक्विड्स जो कि वाटर में सॉल्युबल हैं सारी प्रोपोर्शंस के साथ, ठीक है, वो तो मिसेबल हो गए। और इमिसेबल ऐसे लिक्विड्स होते हैं जो कि वाटर के साथ सॉल्युबल नहीं होते हैं, इनसॉल्युबल, ओके, दे आर कॉल्ड इमिसेबल। बट जो इथेनॉइक एसिड है वो एक मिसेबल लिक्विड है विद अ वाटर, सारी प्रोपोर्शंस के साथ मिल जाता है वो तो हो गई फिजिकल प्रॉपर्टीज। लेट्स स्टार्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉइक एसिड। एक्शन ऑफ लिटमस, रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, ये सारी की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। एक्चुअली एक्शन ऑफ लिटमस का मतलब यहाँ ये कहना चाह रहा है कि जो इथेनॉइक एसिड है यदि उसमें ब्लू लिटमस डाला जाए तो वह क्या कर देता है, ब्लू लिटमस से रेड लिटमस में चेंज कर देता है, जिससे हमें मालूम पड़ता है कि जो इथेनॉइक है वो एक एसिड होता है, ठीक है। उसके नाम में ही लगा हुआ है इथेनॉइक एसिड। रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। इथेनॉइक एसिड जो है कि कार्बोनेट्स के भी साथ करता है रिएक्शन और हाइड्रोजन कार्बोनेट के भी साथ रिएक्शन करता है। रिएक्शन विद सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, रिएक्शन विद अल्कोहल, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, अल्कोहल के भी साथ रिएक्शन करता है ये। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स, ठीक है, इसमें क्या है कि इलेक्ट्रोलिसिस नहीं, हाइड्रोलिसिस, एस्टर का हाइड्रोलिसिस भी किया जाता है, ओके। यूजेस ऑफ इथेनॉइक एसिड। इथेनॉइक एसिड के यूजेस क्या हैं, वो है डाइल्यूट इथेनॉइक एसिड इज यूज्ड एज अ फूड प्रिजर्वेटिव इन द प्रिपरेशन ऑफ पिकल्स एंड सॉसेस। एक्चुअली पिकल्स को बचाने के लिए, बनाने के लिए और सॉस को बनाने के लिए विनेगर का यूज़ होता है। अब विनेगर आप समझ रहे होंगे क्या, विनेगर मतलब एक डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है किसका, इथेनॉइक एसिड का, जिसमें कि 5 to 8% पाई जाती है क्या, इथेनॉइक एसिड। इथेनॉइक एसिड इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ डाइज, प्लास्टिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। जो इथेनॉइक एसिड होता है वो डाइज बनाने के लिए और प्लास्टिक बनाने के लिए और फार्मास्यूटिकल्स में भी यूज़ होता है, वो दवाई वगैरह में, ठीक है। इथेनॉइक एसिड इज यूज्ड टू कोगुलेट रबर फ्रॉम लेटेक्स। एक्चुअली इथेनॉइक एसिड का यूज़ होता है लेटेक्स में से जो रबर है ना उसे कोगुलेट करने के लिए, अलग करने के लिए, ठीक है। इथेनॉइक एसिड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एसीटोन एंड एस्टर्स यूज्ड इन परफ्यूम्स। जो इथेनॉइक एसिड का जो है कि एसीटोन और एस्टर बनाने के लिए यूज़ होता है, जिनका यूज़ परफ्यूम्स बनाने में होता है। किसका यूज़ होता है परफ्यूम में, एसीटोन और एस्टर्स का, इन दोनों का यूज़ होता है परफ्यूम्स बनाने में, ठीक है। और इथेनॉइक एसिड का यूज़ होता है इन दोनों को बनाने में, एसीटोन और एस्टर को बनाने में।
अभी है सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, ठीक है। सोप्स क्या होते हैं? अ सोप is the sodium salt or potassium salt of long chain carboxylic acid which has cleansing properties in water। जो सोप होते हैं वो सोडियम सॉल्ट या फिर पोटेशियम सॉल्ट होते हैं जो कि उनकी लॉन्ग चेन होती है, उनकी काफ़ी लॉन्ग चेन होती है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, ठीक है। विच हैज़ क्लिनसिंग प्रॉपर्टी इन वाटर, जिसके पास जो है कि एक क्लींसिंग प्रॉपर्टी होती है वाटर के अंदर। जैसे ही वाटर के कांटेक्ट में आते हैं तो वो क्लींसिंग प्रॉपर्टी अपनी शो करते हैं। सोडियम एस्टरेट एंड सोडियम पाल्मेटेट। मैन्युफैक्चर ऑफ सोप्स। अब सोप्स एक्चुअली सोप्स के अंदर ये दो टाइप के एजेंट होते हैं, एक तो सोडियम एस्टरेट हो गया और एक सोडियम पाल्मेटेट हो गया, ठीक है, पाल्मेटाइट हो गया। मैन्युफैक्चर ऑफ सोप्स। अब सोप्स बनते कैसे हैं? Soaps is made by heating animal fat or vegetable oil with concentrated sodium hydroxide solution, जिसे caustic soda बोला जाता है। एक्चुअली सोप बनता है यदि एनिमल फैट को या फिर वेजिटेबल ऑयल को कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ हीट किया जाता है, तब जाके सोप बनता है। ओके। The process of making soaps by hydrolysis of fats and oil with alkali is called sopification। यह मिस्टेक होगी इधर, ठीक है। The process of making soap, सोप्स को बनाने की प्रोसेस किससे? हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स, ऑयल और हाइड्रोलिसिस का फैट्स से वो एल्कलीज के साथ, उसे बोलते हैं सेपोनिफिकेशन। ओके। प्रिपरेशन ऑफ सोप इन द लेबोरेटरी। आप लेबोरेटरी में सोप बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? द मेन रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग सोप इन अ स्कूल और स्कूल लेबोरेटरी। स्कूल लेबोरेटरी में बनाने के लिए 3 मटेरियल रिक्वायर्ड होंगे। वो कौन कौन से? वेजिटेबल ऑयल, सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम क्लोराइड, ठीक है। डिटर्जेंट। डिटर्जेंट क्या होते हैं? डिटर्जेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड सोप less soaps because thus they act like a soap in having the cleansing property. They do not contain the usual soaps like sodium stearate etc। एक्चुअली जो डिटर्जेंट होते हैं ना वो भी सोप ही बोले जाते हैं, बट उनमें लेस सोप होता है, कम होता है सोप। क्यों? क्योंकि जब वो एक्ट करते हैं वो एज अ सोप की तरह ही एक्ट करते हैं। क्यों? सोप का मतलब है कि दे हैव अ क्लिनसिंग प्रॉपर्टी, उनके अंदर क्लिनसिंग प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। बट दे डू नॉट कंटेन द यूजुअल सोप्स लाइक सोडियम स्टेरेट। बट डिटर्जेंट जो है कि सोडियम सोप जैसे कि सोडियम स्टेरेट हो गया, ये कंटेन नहीं करता है। अ डिटर्जेंट इज अ सोडियम सॉल्ट ऑफ अ लॉन्ग चेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड। एक्चुअली जो डिटर्जेंट होता है ना वो सोडियम सॉल्ट ऑफ, ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड की एक लॉन्ग चेन होती है सोडियम सॉल्ट की, जो कि जिसके पास क्लिनसिंग प्रॉपर्टी होती है वाटर के अंदर। सोप अलग है और डिटर्जेंट अलग है, बट दोनों का काम है क्लींजिंग प्रॉपर्टी, दोनों का काम है साफ सफाई करना, ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ डिटर्जेंट्स। डिटर्जेंट्स का एडवांटेजेस क्या हैं? डिटर्जेंट्स कैन बी यूज्ड even with hard water whereas soaps are not suitable for use with hard water। एक्चुअली डिटर्जेंट के एडवांटेजेस ये हैं कि जो डिटर्जेंट होता है उसे आप हार्ड वाटर के भी साथ यूज़ कर सकते हो, लेकिन सोप्स को हार्ड वाटर के साथ यूज़ नहीं किया जा सकता है, ठीक है। डिटर्जेंट्स हैव अ स्ट्रॉन्गर क्लींजिंग एक्शन देन सोप। डिटर्जेंट्स के पास जो है कि ज़्यादा क्लींजिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है इन कंपैरिजन टू द सोप, ठीक है। सोप के मुकाबले डिटर्जेंट ज़्यादा जल्दी से ज़्यादा साफ सफाई करता है। डिटर्जेंट्स आर मोर सॉल्युबल इन वाटर देन सोप्स। जो डिटर्जेंट्स होते हैं ना वो वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं इन कंपैरिजन टू द सोप्स। An important disadvantages of detergents over soaps is that some of the detergents are not biodegradable। एक्चुअली जो सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है डिटर्जेंट का वो ये है कि एक्चुअली कुछ ऐसे डिटर्जेंट होते हैं जो कि बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं, जिसका मतलब ये है कि दे कैन नॉट बी डिकम्पोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसका मतलब ये है कि उसे
ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता है या फिर डिकम्पोज नहीं किया जा सकता है उनके माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्शन के द्वारा। जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, इन बैक्टीरियाज के द्वारा उसे डिकम्पोज नहीं किया जा सकता है। कुछ ऐसे भी डिटर्जेंट्स होते हैं, ठीक है, जिनके कारण जो है पॉल्यूशन होता है, लेक्स पॉल्यूशन, ठीक है, या कह सकते हैं वाटर में पॉल्यूशन होता है। कहाँ? लेक्स में, ठीक है, वाटर पॉल्यूशन बोलते हैं उसे, ठीक है। इज़ दैट क्लियर? ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आशा करता हूँ। ओके, आप देखते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको नया चैप्टर स्टार्ट करवाऊंगा, पीरियड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल। ओके, आशा करता हूँ आपको यहाँ समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।